अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड 3 ऑफ ईपीसी टेक टॉक। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खुबैब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान, और मेरे साथ मौजूद हैं बदर खान, डायरेक्टर ऑपरेशन टीबीएल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे इस सेगमेंट पे आप आए। तो मज़ीद ये कि हम मालूमात आपसे हासिल करेंगे कि ईपीसी के क्या ऑपरेशन होते हैं, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, और उसमें कुछ एंटरटेनमेंट के हमारे सेगमेंट्स होंगे। Alhamdulillah, it's perfectly fine and thank you for calling me। और इंटेग्रा के साथ एक बहुत अच्छी हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप टाइम है और वी हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो मार्केट तो आजकल आपको मालूम ही है कि बिल्कुल ऐसा ही। मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेकिन ओवर ऑन द होल इट इज़ वेरी गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज फाइन। दैट्स ग्रेट। सो जैसे कि आपने बताया मार्केट बहुत डेड है। फॉर माय क्वेश्चन, आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस होंगे कि मार्केट इतनी डेड तो कभी भी नहीं गई? देखिए, दिस कुड बी फॉर टू रीजंस। देखिए, एक तो जो एक नेचुरल स्लम्प जो है ना हर बिजनेस का आता है। एक नॉर्मल जो है ना एक राइज होता है और फिर एक थोड़ा सा ले ऑफ टाइम होता है बिजनेस का, हर बिजनेस का होता है। तो द पीक टाइम ऑफ द सोलर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन पास्ट। मतलब अब लोग थोड़ा सा वेट करते हैं फॉर द डिप के यार, लोगों की एक मेंटालिटी होती है, एक मार्केट सेंस होती है कि जब अभी सर्दियों में थोड़ा सा मज़ीद डिप पे जाएगा और मज़ीद सोलर चीप हो जाएगा सोल्यूशन, देन वी विल बाय इन दिसंबर और जनवरी में जाके हम नहीं इसको खरीदेंगे। तो जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स वो तो कर चुके, लेकिन जो प्लान कर रहे हैं वो तो वो ये उनका एक स्टीप टाइम होता है थोड़ा। ठीक है, जैसे एक नेचुरल पाकिस्तानी मेंटालिटी कि exactly, सर्दियों में सस्ते हो जाएंगे तो लगवा लें। एग्जैक्टली ट्रूली सेड। बट बहुत ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सर्दियों में कोई महंगा होगा। ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। Exactly. तो प्राइसेस जो आपको ऑन द स्पॉट मे बी सर्दियों में जैसे चाइना रिबेट वगैरह खत्म कर रहा है, टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, प्राइसेस ऊपर चल जाए। एग्रीड, मैं बिल्कुल इस चीज़ से आपके 100% एग्री करता हूँ कि ऑल द टाइम्स ये जो मार्केट एनालिसिस होता है ये मतलब चेंज हो रहा होता है। इट्स बीन चेंजिंग ऑल द वे, हर टेक्नोलॉजी में हर बिजनेस में चेंज हो रही है। हम जो अगर आप ये देखें कि फ्रॉम द पास्ट 2 years, फ्रॉम द पास्ट 2 जो हमारे सीजन्स गुजरे हैं वो बड़े एग्जॉस्टिव किस्म के गुजरे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप 2023, 24 और 25 का भी जो हमने ये जो गुजारे हैं 24, 25, तो इसमें जो रिटेलर्स हैं या जैसा आप लोग हैं माशाल्लाह, मतलब ये हम सब जो है ना मतलब हैंड ऑन और बिल्कुल खुबे हुए थे इस काम के अंदर। तो ऑब्वियसली हमारी जब हमारी भी एक मेंटालिटी है या हमारा भी एक जो ट्रेडमार्क सेट हो जाता है, बेंचमार्क सेट हो जाता है, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर एंड पे सेट होता है। तो अब जब बिल्कुल ही डेड हो जाती है मार्केट, तो ऑब्वियसली ये प्लानिंग्स 1-2 दिनों में या 1-2 महीनों की तो नहीं होती हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आपको पता होता है कि यार अब आपकी इतनी सप्लाई, इतनी ग्रोथ होगी है तो आपको इतना वॉल्यूम ऑफ स्टॉक रखना है या इस तरह रखना है। तो हमने अपनी इन 2 सीजन्स के रिस्पेक्ट से अपनी स्टॉकिंग या अपनी वेयर हाउसिंग उसके हिसाब से शेड्यूल कर ली है। लेकिन अब ऑब्वियसली फॉर सो मेनी अदर रीजंस भी जो है वो मार्केट स्लम्प कर गई है, तो हम भी परेशान हो गए कि यार अब कहाँ जाके सेंड करें। ऊपर से पॉलिसी चेंज के भी बहुत, नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड एज यू सेड, कि वो चाइनीज एंड पे भी जो है ना वो चेंजेस एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही है। ऑब्वियस ये एक वरीसम पॉइंट है हम सब के लिए, लेकिन इंशाल्लाह सोलर इज अ ग्लोबल ट्रेंड, तो ऑब्वियसली इसने डिक्लाइन पे तो नहीं जाना। रिसेंटली जैसे आपने बताया कि लास्ट 2 years तो बहुत एक पैनकेक्स की तरह सोलर सिस्टम लग रहे थे लोगों में, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी यूरोप वगैरह में पहले चल रही होती है 10-15 साल, वो यहाँ पे ट्रेंड ज़रा लेट आता है। तो लोगों को अब पता चला कि सोलर में क्या है। अगर आप प्रीवियस 5 years पीछे जाएं तो लोगों को पता ही नहीं सोलर क्या चीज़ है। इवन के सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, पर उनको एजुकेट करना, उनको बताना सोलर के बारे में क्वाइट अ हैसल कि आपको उनको एजुकेट करना। बट नाउ जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि उनको पता है कि यार ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना लो हो सके। अब उनको पर वॉट के रेट भी पता होते हैं, चाइना से FOB प्राइसेस भी पता होती हैं कि क्या मिल रहा है आपको ना। तो कस्टमर इज़ वेरी मच एजुकेटेड नाउ। तो डेट्स द पॉइंट, वो अपनी कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हैं कि यार इस टेनोर में सोलर सस्ता हो जाएगा तब लगवा लेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इसमें जस्ट लिटिल एडिशन, आप लोग तो क्योंकि माशाल्लाह ओवर मोर देन अ डिकेड इस पे बिजनेस कर रहे हो, सोलर का बिजनेस कर रहे हो, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अब्रॉड भी बिजनेस कर रहे हो। मतलब राइट टू से कि हम थोड़ा सा लेट हैं, बट मेरा थोड़ा सा इसमें पॉइंट ये है कि
मैं ये समझता हूँ कि जो सोलर का सेगमेंट है या जो सोलर की अडेप्टेशन है पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से, वो आप नीड बेस कह लो, सोशो इकोनॉमिकल बेस कह लो, ये वाहिद वो टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान ने आई थिंक कि ग्लोबल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली ही अपने अंदर इंटीग्रेट किया है और जल्दी इंटीग्रेट किया है। हम मतलब जिस तरह दुनिया में सोलर रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान मार्केट के रिस्पेक्ट से सोलर की ग्रोथ भी बड़ी एक्सपोनेंशियल है। ओवर द पास्ट 2 years, एज यू राइटली सेड के 5 years बैक कोई सोलर का इस तरह की मार्केट नहीं डेवलप थी, लेकिन इन द पास्ट 2 years अगर आप देखो कि हमारी एक तो पाकिस्तानी की लोकल एक मेंटालिटी है कि यार हम बस एक चीज़, एक ट्रेंड आ गया तो बस फिर अब सब उस पे आ गए कि यार बस अब यही करना है और मतलब यही चलना है। तो अगर आप इस मेंटालिटी को सोलर के रिस्पेक्ट से देखो तो देन इट इज गुड, मतलब लोगों ने ऑप्ट किया सोलर को, बहुत अच्छा ऑप्ट किया और बड़ी तेजी से ऑप्ट किया, ठीक है। और ये वाहिद ग्लोबल ट्रेंड मैं समझता हूँ ऐसा है कि जो पाकिस्तानियों ने ऑप्ट करके, पाकिस्तान ने ऑप्ट करके बड़ा सिग्निफिकेंट फायदा नॉट ओनली फॉर देयर ओन सेल्फ बट फॉर द एज अ कलेक्टिव, एज अ नेशन सेल्फ, बहुत अच्छा ये है ना, क्योंकि इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। और इस पे एक सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिकल बर्डन कोई नहीं है सच, क्योंकि जो भी है वो दैट इज ऑन योर ओन कॉस्ट। यस, ठीक। तो सो दिस इन टर्म्स ऑफ सोलर ट्रेंड पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ग्लोबली जो है ना बड़े अच्छे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और बड़ी एडवांस तरीके से फॉलो। एग्जैक्टली। सो बदर भाई, इसके बाद हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले। तो अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अबाउट TBL, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट TBL, जो कंपनी, आप कैसे ऑपरेशन चलाते हैं, आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है तो वो उस हिसाब से आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करें, उनको पता हो कि यहाँ से हम ये सर्विसेज वगैरह अवेल कर सकते हैं। थैंक यू खुबैब। अच्छा खुबैब, हमारे बिजनेस के ना 2 सेगमेंट्स हैं, वन इज सोलर और दैट आई एम हियर। द सेकंड थिंग इज जो हमारा पेरेंटल बेसिकली आप समझ लें बिजनेस लाइन है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की है। दैट इज SMD बेस्ड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, जो हम मुख्तलिफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में जो टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हम वो पेरेंटली सप्लाई करते हैं, और दैट इज आवर कोर लाइन ऑफ एक्शन, कोर बिजनेस लाइन, बिजनेस एरिया, and we have been doing this from 1996, and this TBL segment was initiated back in 2012. Basically the company is owned by my father, और बस हमारी जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बेस्ड जो इक्विपमेंट है या गैजेटरी है वो हमारी सप्लाई बेसिकली वी आर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड, एंड जो हमारी जो चैम्बर की रजिस्ट्रेशंस हैं, जो बाकी रजिस्ट्रेशंस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर सर्टिफाइड बिजनेस पार्टनर। सो जैसा आपने बताया कि 2012 से आप सोलर बिजनेस में भी इनिशिएट आपने किया, तो यू आर लाइक इन सोलर बिजनेस सिंस 13 years अराउंड, ठीक है। तो आप 13 years में क्या समझते हैं कि कितना ग्रोथ हुई है रैपिड, यानी सोलर में आप क्या समझते हैं? स्टार्ट में बिल्कुल लो था, अब आगे तेज़ हुआ है, या शुरू से ही इसकी ग्रोथ यानी एक स्टेबल मोड पे थी? नहीं, एज यू सेड बिफोर, जो ग्रोथ है, जो पैटर्न अभी जो टेक्नोलॉजी का जो रिस्पांस है, वो मार्केट रिस्पांस टेक्नोलॉजी को तो अभी बैक इन लास्ट 2-3 years मिला है। 5 years से थोड़ा सा इसका स्लोप हाई होना शुरू हुआ है। We were not in the consumer sales, we were at the back end. हम जो है ये रिटेल कर रहे थे, सॉल्यूशंस नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट्स कर रहे थे सोलर की। लेकिन आई अगेन रिपीट के जो सोलर का रिस्पांस है वो आया आपको लास्ट 5 years में, जब ये नीड डेवलप हुई है, जब लोगों को इस टेक्नोलॉजी से थोड़ा लोगों को इस आम हुई है, लोगों को समझ आया है कि यह टेक्नोलॉजी क्या है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और ये कितनी रिलायबल टेक्नोलॉजी है, आप इस पर कितना रिलाय कर सकते हो। तो उस रिस्पेक्ट से फिर ये मैं ये समझता हूँ कि 13 सालों का जो
एसेंस है ना वो निकला 3 सालों में ही है, 5 सालों में। ठीक ठीक, वेरी वेल। सो इसके अलावा जो आपने सेकंड पॉइंट मुझे बताया कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है चेंबर ऑफ कॉमर्स, AEDB, ऑल सर्टिफिकेशंस आपने करवाए हुए हैं अपनी कंपनी के, क्या आप समझते हैं कि एज अ सोलर कंपनी इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर दीज सर्टिफिकेशंस? ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो किसी सर्टिफाइड कंपनी से ही यानी अपने यहाँ रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लगा रहा है। बिसाइड्स के अभी आप पाकिस्तान में देखेंगे हर बंदा ही सोलर इंस्टॉलर बना हुआ है, यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है, बट दे आर डूइंग इंस्टॉलेशन। तो आप क्या समझते हैं कि वो दिस लाइक वेरी मच नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर्स कि वो किसी सर्टिफाइड कंपनी को ही यानी कॉन्टैक्ट करें और उन्हीं से सोल्यूशंस वगैरह लेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली दैट्स मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कि जो कंपनी सर्टिफाइड बिजनेसेस कर रही होती हैं उनके SOPs होते हैं प्रॉपर, उनकी एक प्रॉपर स्टैंडिंग होती है, ना सिर्फ ये कि कंज्यूमर मार्केट में होती है बल्कि जो गवर्नमेंट चैनल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के आगे सारे SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने फॉलो किए होते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बंदे वो कितने परसेंट फुलफिल्ड हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन अ नॉर्मल इंस्टॉलर, नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन एंड अ कंपनी इंस्टॉलेशन। ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी जब किसी भी इंस्टॉलेशन को प्रोसीड करेगी तो ऑब्वियसली वो अपने एक नॉर्म्स को, अपने एक रिफ्लेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब भी आप देख लो कि जो सोलर नॉर्मली बिकता है कंज्यूमर मार्केट में, जो रेजिडेंशियल सोलर बिकता है वो PR बेस्ड ज़्यादा बिकता है। तो अगर मैंने लेट सपोज सोलर लगाया है और मैं जब काम किसी आप और मैं आपके घर जाता हूँ या आप मेरी तरफ आके जब उस सिस्टम को देखते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत उसको क्रिटिकल नज़र से देखते हो कि यार कैसा लगा है, किस तरह लगाया, कितने पैसे लगे और क्या प्रोडक्ट लगाई, आपके क्या रिस्पॉन्स है उस पर। तो और जब मेरा रिस्पॉन्स आप तक आएगा तो आप उस पर अपना डिसीजन बेस करोगे। तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन ने लगाया होगा तो ऑब्वियसली उसने तो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए होंगे, बट अगर एक इंटीग्रेटेड कंपनी ने लगाया होगा तो उसने सारे जो रूल्स हैं अप्लाई होते हैं स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से, पैनल्स के रिस्पेक्ट से, केबलिंग के रिस्पेक्ट से, वो सारी चीज़ों को कंज्यूमर को भी बताया हुआ होता है और खुद भी उन चीज़ों को फॉलो किया हुआ होता है। तो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। लेकिन मेरी अपनी राय है, दिस कुड बी रॉन्ग, बट मेरी ज़ाती राय ये है कि कंज्यूमर जो है ना वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से, टैक्सेशन से बचने के लिए ना वो इतनी बड़ी कंपनीज के पास नहीं जाता है। बिल्कुल, वो एक रेगुलर किसी इलेक्ट्रीशियन से या प्राइवेट काम कराने को तरजीह देता है इंस्टेड ऑफ कंपनीज के यार वो क्योंकि ये लाइसेंस हैं तो बहुत महंगे होंगे, कल को हम जो है किसी वो उसे टैक्सेशन की पॉलिसी से ना बच जाए। हालांकि सिचुएशन अब काफ़ी डिफिकल्ट है, स्काई टेलीकॉम का टाइम जो है वो चला गया है। अब तो बहुत सारे और इतने बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इसके बाद मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में सोलर अडॉप्शन को एक्सलरेट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी हैं या और कोई सपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान में? नहीं, मैं ये समझता हूँ, इसमें मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर नॉट सफिशिएंट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। आपको एक जो रिजीम चेंज आ रहा है एनर्जी मिक्स का आपका, उसमें बहुत बड़ा किरदार आपके यूज़र मार्केट का है जो अपने ओन पे एक्सपेंस करके सोलर को इंटीग्रेट कर रही है अपने स्टैंडर्ड्स में। वो ना सिर्फ आपका इकोनॉमिक बर्डन शेयर कर रही है बल्कि आपका जो है क्या कहते हैं ग्रिड का जो लोड है वो भी आपसे काफ़ी हद तक शेयर कर रही है। ठीक है, तो इसमें सवाल ये है कि ये जो अभी आपने रिसेंट एग्जाम देखा, देखें सो क्या हिंड्रेंस क्या है लोगों की जो लोग अभी तक सोलर पे शिफ्ट नहीं हुए। वो हिंड्रेंस बेसिकली ये है कि आपको ये सवाल होता है कि भाई वापडा तो कल को यूनिट चेंज करेगा, नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी। ये जो अनसर्टेनिटी डेवलप्ड है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये अनसर्टेनिटी जब तक आप क्योंकि अब्रॉड में काम करते हो तो आपको पता है कि ये वहाँ पे एक रूल्स सेटल्ड है। बिल्कुल, उनको पता है कि यार ये चीज़ ऐसी है और वो पीरियोडिकली चेंज नहीं होती। अभी हमने
रिसेंटली नेट मीटरिंग पॉलिसीज को चेंज के नेट बिलिंग पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हमारा पहले एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा था, अब वो एप्पल टू ऑरेंज भी नहीं होगा, या तो Gross splitting basically. हाँ वो अब वो नेट बिलिंग पे ले गए उस चीज़ को। तो ये चीज़ ना मार्केट में एक अनसर्टेनिटी डेवलप करती है। सो जब आप अनसर्टन हो जाते हो कि मैं एक ऑन ग्रिड सिस्टम से सोल्यूशन लगाऊंगा और मैं मतलब हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा और मुझे जो है वो मेरा बिल फिर भी नलिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो फिर लोग रिलेक्टेड हो जाते हैं कि यार देन व्हाई टू वेस्ट पुट ओवर $1 million ऑन सोलर सिस्टम, जब मैंने बिल देना ही देना है और मुझे सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये का इसमें रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में को यूज़र फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और मेरी ज़ाती राय में तो जो सोलर की फीड है ना, वो ग्रिड यूजिंग कस्टमर पे ये जो एक साइंस बनाई हुई है, या ये जो एक साइकोलॉजी डेवलप हो रही है ना, कि जो सोलर के लोग हैं वो ग्रिड यूजिंग कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, इकोनॉमिक बर्डन डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। कोई फाइनेंशियल बर्डन सोलर का यूज़र उस पर बर्डन नहीं कर रहा ग्रिड यूजिंग उस पे क्या कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, आई थिंक वी शुड वर्क आउट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन वॉर फुटिंग बेसिस। राइट सर। जैसा कि आपने बताया कि अब्रॉड में, बिकॉज आई नो इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर मैनी रिबेट्स, मैनी लाइक टैक्स फ्री लोन्स, इवन के वो आपको एसटीसीज देती हैं कि सर्टिफिकेट्स आप जितने इंस्टॉलेशन करेंगे सिस्टम उसकी अगेंस्ट आपको एक अमाउंट वो देते हैं, एक टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट्स आप वो रिडीम करवा सकते हैं। तो इन केस अगर वी आर इंस्टॉलिंग 6 किलोवाट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो आपकी कॉस्ट अगर आ रही है 8,000, उसमें से रिबेट्स सब कुछ माइनस होके अराउंड लाइक 1,000 और 1,500 आउट ऑफ पॉकेट आता है कस्टमर को जो पे करना है। कि उसके लिए तो तकरीबन 80% कॉस्ट कटिंग हो गई है, वो गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, वो गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उसे उसको रीपे कर रही है, उसको रिडीम के लिए सर्टिफिकेट्स दे रही है कि वो कहीं पे जाकर उसको यूज़ करे। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं मे बी इन पाकिस्तान कमिंग फ्यूचर में आ जाएं, बट राइट नाउ इट्स लाइक आप इवन के नेट बिडिंग करवाने जाएं तो वहाँ पे स्पीड मनी आपको जो उनके लीगल चार्जेस हैं उससे डबल ट्रिपल तो आपका स्पीड मनी है कि आपका पे करना तो आप काम करते हो, आप ना भी नहीं कर सकते उनको। इन केस या आपकी नेसेसिटी है कि आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो उनका नेट बिडिंग जब तक नहीं होगी कस्टमर यानी सफ़र करेगा यूजलेस। बिल्कुल। तो वो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ये रेगुलेशंस वगैरह होने चाहिए विद इन लाइक 3 to 4 months, उनको कुछ प्रॉफिट नज़र आना चाहिए डिसाइड्स के वो इसमें सफ़र करें। हम ROI देखी जाए तो 1.5 से 2 साल ही है सोलर सिस्टम की, बट थोड़ा सा उनको यानी कंसर्न बताएं कि यार आपकी नेट बिल्डिंग ऐसे है, आपको ये फिजिबिलिटी के लिए काम हो रहे हैं, आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, बिल कट्स हो जाएंगे। तो ये जब अब उल्टा वो एक तो उनको सपोर्ट करने की बजाय अगर ग्रॉस मीटिंग जैसे आ रही है तो वो कस्टमर कहेगा या मैं हाइब्रिड लगाता हूँ, मैंने एक रुपया नहीं देना पड़ता। दैट्स द कॉज लोग हाइब्रिड सिस्टम पे अब स्विच हो रहे हैं बेसिकली। मैं बिल्कुल ये आपकी बात 100% राइट है। देखें वापडा या इसको या जो भी ये डिस्कोस है, इनकी ना अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब हम क्योंकि एक रेजिडेंशियल सिस्टम लेट सपोज अगर हम लगा रहे हैं तो वो उसकी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और वो हार्डली आप समझ लो 2 से 3 दिन का काम एक सिस्टम लगाना, ठीक है। बड़े सिस्टम्स भी ओवर अ मंथ लग जाते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव ऑल द टीम्स इंटैक्ट और सारे आपके पोजीशनिंग में। तो थोड़ा सा ना अब मैं आपके सवाल जो बात है ना उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो ये है कि हमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है ना वो अपने ग्रिड साइड पे भी करनी है, ठीक है, क्योंकि अब सिस्टम रिवर्स पे भी आ रहे हैं। पहले सिर्फ 1 वे ट्रैफिक थी, अब 2 वे ट्रैफिक आ गई, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना एट द बोथ एंड्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका बर्डन जो है ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो ग्रिड साइड की है उस पे बहुत स्पीडी एक्शंस करने की गवर्नमेंट को बहुत इमीडिएट ज़रूरत है, ठीक है। हम वही पुराने 20-25 साल 30 साल पुराने सिस्टम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, अब जब वो एरियाज या वो
वो लोकेलिटीज़ जब रिवर्स पे जाती हैं तो वो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, और आपका ग्रिड इतना गेयर्ड अप नहीं है कि आप उसको सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो आप किसी भी एसडीओ से, एक्सीएन से या किसी जो उनके बंदे से वैसे ही एक अनफॉर्मल सी गप लगाएं तो यू विल कम टू नो कि जो एक्चुअल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी ना वापडा की, वो बड़ी एक्सपोनेंशियली रिड्यूस्ड हो गई है। इनके लोड्स हैं ही नहीं, रिवर्स करंट्स हैं, रिवर्स जो है ना वो सोलर की कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रेज हो रही है। सो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है ना, उस पे इनको एक्शन करने की ज़रूरत है, इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है। एंड ये तो हमारे यार द सेकंड पोर्शन ऑफ योर टॉक है कि ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी मिजरी है कि आपको स्पीड मनी के बगैर आपको कोई काम होता ही नहीं। तो वो पहिए जो है ना वो लगाने पड़ते हैं, बट और आप इसको मतलब आप इसके बगैर सिस्टम नहीं चल रहा। You have to pay 10,000 for just a sign. अच्छा वो फिक्स्ड है, मजे की बात ये है कि वो फिक्स्ड है कि वो उसमें आपको बार्गेन नहीं है, यू डोंट हैव negotiable rates, वो आपको पता है यार ये पैसे मैंने दे। ऐसा इंपोर्टर हमारे पास कस्टमर है ना, हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, यार चलो डिस्काउंट कर दिया, ये कर दिया, वो बट वहाँ कोई चक्कर नहीं, आप नहीं करवाना ना करवाए जाए वापस। वो असल देखिए मजबूरी का फायदा है ना, बिल्कुल। देखिए सोलर इज यूज्ड, ऑन ग्रिड इज यूज्ड जब तक नेट मीटरिंग नहीं, बिल्कुल, जब तक सिर्फ अच्छा ये यहीं तक नहीं है, आप बहुत सारी जगह आप भी डील करते हो, ये यहीं तक नहीं है। मेरी टीम अक्सर लोग क्या बताते हैं कि वो सोलर के यूनिट्स का भी मसला है, वो अकोमोडेट नहीं हुए हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और वो तो दिस इज बस दिस इज, मैं इस पे मजीद कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज मिजरी ऑफ आवर सिस्टम। एग्जैक्टली, द सेकंड पॉइंट इज क्वाइट लाइक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना ये व्हाई दिस, ये एक एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो वो कॉस्ट जब हम कस्टमर को कोटेशन में देते हैं, वो कहते हैं यार इतना पैसे कहाँ पे आप, उनको नहीं पता कि हम भी कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं। इवन के समटाइम्स कोई केस में ऐसी प्रॉब्लम निकलती है कि उनके किसी का CNEC का, किसी का लॉट मिनट का, तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वो हमारा यानी कॉस्ट में एंटर हो जाती है एक चीज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, बट कस्टमर इस चीज को समझता नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा फ्यूचर में अपडेट्स करने चाहिए ग्रिड साइड से, अभी मेरे ख्याल से कुछ ये कर रहे हैं AMI मीटर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं कि उसको ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह, तो आई थिंक उस पर कुछ एक्शन लिए जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है और इसमें कर रही है कि जितना फ्यूचर की तरफ इनोवेशंस की तरफ लेके जाया जाए हर चीज़ को, तो वो शायद ग्रिड साइड पे भी इनकी आ जाएगी फोकस के यार इसको भी कर लेते हैं। चलो तो मैम आ गया है फोकस। बैक इन 2022 जब बहुत स्वेयर पावर आउटेजेस थे, 8-8 घंटे के, 10-10 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे के, तो उसमें बड़ा डेफिनेटिव से एक्शंस लिए गए, बड़ा काम किया गया, नेशनल पॉलिसी निकाली गई, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी निकाली गई, एनी पॉलिसी निकाली गई 2023 में, उस पर बड़ा काम हुआ। फिर आपके क्योंकि आपने ग्लोबली चीज़ों को ट्रेंड करना होता है, स्केल करना होता है, आप भी मोनिटर हो रहे होते हो, तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो UN के, जो 2030 तक आपने सस्टेनेबल ग्रोथ के रिस्पेक्ट से या सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट से और क्लाइमेट के रिस्पेक्ट से आपने जो है ना वो फॉलो करने हैं। तो ऑब्वियसली इस पे एक्शंस हुए हैं, अब बिट लेट हुए हैं लेकिन हुए हैं ऑब्वियसली, और इस पे काम हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, AMI मीटर्स की डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, ऐप एक इंट्रोड्यूस कराई है जो ग्रीन मीटर्स को, या वैसे अपने नॉर्मल मीटर्स को भी आप जो है वो मॉनिटर कर सकते हो। वो ऐप हम सबको यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे पास ऑनलाइन जो है ना उसका एक्सेस आए। दूसरा, आप अपने बिल्स की रेक्टिफिकेशंस उस ऐप के थ्रू कर सकते हो। अगर मीटर रीडर ने गलत रीडिंग पुट ऑन कर दी है या वो उसे पेस्ट कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। आप मतलब उस दैट एप्लीकेशन इज वेरी फ्रेंडली। ह्यूमन एरर को कम किया जाए, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जाए, तो गवर्नमेंट इज डूइंग। लेकिन असल में बहुत सारा काम है और कई सदियों से, कई दहाइयों से हुआ ही नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि ये माइंडसेट था ही नहीं कि यार ये काम करना भी पड़ेगा, और ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सोलर इतना तेज ग्रो कर लेगा। तो इसलिए अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, सो दे आर रिस्पॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली जब आप एक मैस लेवल पे कोई चीज़ लेके जाना चाहते हो
तो आपको पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हम कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये करें, जिस तरह अभी आपने देखा होगा, अभी एक दिन पहले जब यूएन में क्लाइमेट कंट्रोल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पीएम ने भी उसको इंडोर्स किया है कि भाई हम इस चीज़ को जो है ना अकोमोडेट अपने अंदर कर रहे हैं, और हमने 15% का जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। बाय 2030 हम जो है ना अपने टारगेट, जो 30% का टारगेट है, वो भी हम अचीव कर लेंगे कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। ऑब्वियसली दे आर एड्रेसिंग, बट ये मैस लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं दे टेक टाइम। ये इतनी जल्दी स्विफ्ट चेंज जैसा सोलर का आ गया है, वो गवर्नमेंट लेवल पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कांट बी डन इन मतलब आप रात को सोने से वो उठें तो यस नहीं, ऑब्वियसली टेक टाइम एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग a bit slower, but ठीक है, at least they are responding, हम ये कह सकते हैं Exactly. it is on positive कुछ तो हो रहा है। yes, कुछ तो इसमें कुछ है। So moving forward, like for large scale industries जैसे टेक्सटाइल होगी, सीमेंट और स्टील सेक्टर्स हो गए, उसमें उनके सोलर अडॉप्शन को लेके क्या उनका मेन फोकस होता है? कॉस्ट सेविंग करना या सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना? Obviously sustainability is my response। sustainability क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है वो एक ये होती है कि आपको सस्टेन्ड इन्वायरमेंट चाहिए होती है अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कॉस्ट सेविंग ये जो फैक्टर्स होते हैं ये ऑब्वियसली इसमें आपकी बजटिंग में अकाउंट फॉर हुए होते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आपके पास पावर सस्टेन नहीं रहेगी ना, तो आप अपनी प्रोडक्शन मेंटेन नहीं कर सकते। एंड दैट इज़, आई थिंक, in my perspective, sustainability is a major point of concern in any industry, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें सस्टेनेबल। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सोलर पे शिफ्ट इसीलिए हुई है कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ पावर है। दैट इज सस्टेनेबिलिटी इज द की फैक्टर। गॉट इट। सो इसके बाद मैं कुछ आपसे आपकी कंपनीज के बारे में, आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, आप किस तरह गाइड करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चनर्स हैं तो मैं आपको रेज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, घर का एक छोटा सिस्टम है और इट कैन बी लाइक इंडस्ट्री का मेगावाट स्केल का प्रोजेक्ट है, तो आपकी टीम, आपकी कंपनी कस्टमर को कैसे गाइड करती है कि वो राइट सोल्यूशन की तरफ जाए, विच एवर द बेस्ट सोल्यूशन, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, जो भी है, तो उसको कैसे गाइड किया जाता है, उसको स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे आप लेके चलते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो तो RFQ फ्लोटेड होते हैं, ठीक है। उनकी अपनी टीम्स होती हैं, टेक्निकल टीम्स होती हैं, उन्होंने ऑलरेडी उस पर वर्कआउट किया हुआ होता है। अपने ब्रांडिंग पे तो कुछ ब्रांड स्पेसिफिक हो जाते हैं, कुछ ब्रांड स्पेसिफिक हो जाते हैं और कुछ ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होते। तो जो इंडस्ट्रियल स्केल का काम है ना, वो तो RFQ बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसमें इतनी वरीसम पॉइंट नहीं होता है व्हेन यू आर एन OEM, या आपके पास लाइसेंसिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशनशिप की, और आपके पास आपके पोर्टफोलियो पे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार आपने दो, तो वो योर पोर्टफोलियो स्पीक्स, आपको वहाँ पे इतनी जो है ना तगोदो नहीं करनी, इतना मगज नहीं खपाना पड़ता, क्योंकि आपको पता होता है कि यार जो चीज़ उन्होंने रिक्वायर की है वो ऑलरेडी हैव इट। सो आपने जाके सिर्फ उनसे एक टेक्निकल डिस्कशन कर। तो आई थिंक nowadays एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पे वर्किंग करना इज ईजियर देन द रेजिडेंशियल सोल्यूशन, ठीक है। आई कैन टोटली हाँ, ठीक है, ये आप मुझसे बेहतर शायद समझते हो कि आप जो है ना कमर्शियल क्लाइंट पे आपको समझाना, बताना और कंपैरेटिव देना इज मच ईजियर इन रेजिडेंशियल, क्योंकि रेजिडेंशियल में ना लोगों के पास हाफ नॉलेज होती है, बिल्कुल, ठीक है। और इसलिए फिर आपको मेरी जो, अगर आप मुझसे पूछे थे मुझसे पूछे कि अगर मेरी पर्सनल, हम अगर किसी रेजिडेंशियल को पिच करना हो तो मैं आई लेट द कस्टमर स्पीक। मैं कहता हूँ पहले आपकी प्लेट में, आपके जहन में, आपकी जो कुछ है पहले उसको स्पिल आउट कर दो, बोल दें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ब्रांड क्या पता है, आप क्या सोलर से क्या मिरेकलस किस्म की आउटपुट एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप क्या चाहते हैं कि मैं सोलर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर मैं कॉस्ट डिस्कस नहीं करता, फिर मैं उनको बताता हूँ यार ये चीज़ हो सकती है, इतने में हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो फिर जो है ना कुछ उम्मीदें उनकी टूट जाती हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा हो जाता है। हाँ, उसमें ये है कि कस्टमर को आप लाइक आपके पास केसेस आए होंगे लाजमी कि इफ आपने कोई ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया,
इन केस उनकी अगर ग्रिड सेट ऑफ होगी या लाइट बंद होगी, लोड शेडिंग होगी, तो आप उनको बता नहीं सकते कि आपका लाइट नहीं आएगी सोलर सिस्टम पे। तो वो सबसे पहली कॉल मेरे ख्याल से 85% ऑफ द टाइम किसी भी इंस्टॉलेशन के बाद कि कस्टमर की पहली कॉल तब भी आती है जब लाइट बंद होती है और वो पूछता है कि मेरा सोलर लगवाया फिर भी लाइट क्यों बंद हो रही है मेरी। बिल्कुल मेरे ख्याल से 85% ये आती है। यार, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए एट द स्टार्ट, बड़े प्रॉब्लम फेस किए। अब ये है सूरत भाई के सारे टीम्स को, सब सेल्स स्टाफ को पहले ये बताते हैं कि भाई ये पहले डिफाइन करके आना ये ऑन ग्रिड के ये प्रोस एंड कॉन्स है, हाइब्रिड के ये प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है। तो ये पहले क्लियर करके आया ताकि उसको पता हो कि जी लाइट जाएगी तो लाइट जाएगी तो आपकी भी जाएगी, सिस्टम बंद होगा। इवन के आपके जो सेल्स वाले होंगे वो लेमैन से भी नीचे टर्नओवर पे लेके जाकर समझते हैं। सर ऑन, मैं जैसे समझाता हूँ मेरा जो स्टाइल है, सर ये ऑन ग्रिड है, ग्रिड ऑन, ठीक है, ग्रिड होगा तो ऑन होगा, हाँ, ग्रिड ऑफ है तो ये भी ऑफ है। नाइस, मैं यूज नहीं कर रहा था, बट वेरी गुड। तो ऑन ग्रिड पे चलेगा ये, ग्रिड ऑन होगा तो ऑन होगा, ना ऑफ है। तो मैं बेसिकली ऐसे, और समटाइम्स कस्टमर आता है कि आपसे रेट्स वगैरह लेके वो ऑन ग्रिड के आया होता है मार्केट में, वैसे 10 किलो वो पूछता रहता है आपको फेसबुक लीड्स पे या पेजेस पे मैसेज वगैरह आते रहेंगे कि वो पूछेगा कि 10 किलोवाट का सिस्टम क्या है। आप जनरल से एक प्राइस दे देंगे कि इस रेंज में लग जाएगा। वो प्राइस में एक्चुअल क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसको नहीं पता। वो लेके आएगा 10 किलोवाट के सिस्टम की 5-6 लाख में कोटेशन, आपके पास आएगा, आपको आके अपनी फैंसी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि भाई मेरा लाइट बंद हो तो बैटरी पे चलना चाहिए, रात को भी मेरा एसी चलना चाहिए 2 घंटे, ठीक है। वो सारी फैंसी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, उसको कहेगा कि मुझे ये कोटेशन आप 5-6 लाख में मिली हुई है। आप अपना देखेंगे आपका नॉर्मल ऑन ग्रिड का 10 लाख 12 लाख पे जा रहा होता है एलिवेटर स्ट्रक्चर के साथ। आप उसको बताएंगे नहीं स्ट्रक्चर आपका ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, अच्छा स्ट्रक्चर को निकाल दें, उसके पैसे निकाल दें, बाकी बताएं। वो ऐसे के जो सवाल होते हैं। और जब उनको हाइब्रिड की कॉस्ट बताई जाती है, सर आप हाइब्रिड पे जाना चाह रहे हैं, नो इशू, बट उसकी ये कॉस्ट होगी। बैटरी, अब अच्छी बैटरीज मेरे ख्याल से आपको 2.5 से 3 लाख में लिथियम आयन की मिलेगी जो अच्छा बैकअप दे। वो इतनी प्राइस ऐड करना, हाइब्रिड इन्वर्टर्स सिंगल फेज तो फिर भी कंपैरेटिवली सही है, कॉस्ट इफेक्टिव में आता है। 3 फेज में जाते हैं जिसके साथ नेट फिटिंग करानी है तो वो आपको डबल दी रेट्स। आप 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड आई थिंक आपको मिलेगा तकरीबन 190 या 160 के इस रेंज में, ठीक है, अच्छे से अच्छा यानी नॉर्मल। और वही हाइब्रिड आप 10 किलोवाट में चले जाएं 5.5-6 लाख तक आपको मिलेगा अच्छा इन्वर्टर। तो ये जब उनको कॉस्ट बताते हैं ना, तब वो कहते हैं यार ये क्या है कि हमको इतना पैसा खर्चेंगे। फिर उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप जैसे करते होंगे कि आप बताएंगे आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है तो आप ना करें हाइब्रिड की तरफ। बट कस्टमर का ये होता है कि वो नेट्स पे सर्च करके आता है कि मैंने ये सिस्टम लगाना है, वो एक फैंसी रिक्वायरमेंट्स लेके आता है। हम मेरे पास भी अक्सर आते हैं फेसबुक मैसेजेस, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, या समटाइम्स वो वैसे कस्टमर आएगा तो वो अपनी फैंसी रिक्वायरमेंट्स बता रहा, तो समटाइम्स मज़ा आता है सुनने में। वो कुछ तो ये कहते हैं कि अच्छा मेरा अगर ग्रिड भी बंद हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज है, डायरेक्ट सोलर पे भी चले। तो इवन के ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेस किए, तो चाइनीज़ ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, अब आपके पास जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर हम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो डायरेक्ट पीवी पे भी चलेंगे। ये वो ऑफ ग्रिड मोड में चल रहे हैं, हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, ऑन ग्रिड मोड में चल रहे हैं, तीनों। वो चाइनीज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन पूरा उतरेंगे। अब पाकिस्तानी अगर ये एक्सपेक्ट करने के रात को भी चलेगा तो फिर तो वो आप देख लें, वो पैनल्स लाहौर में पता नहीं कौन बेच रहा है, लोंजी के पैनल्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं रात में चलेंगे, मेड इन वीजा वाला। ये तो बात सही है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया सिस्टम के प्री इंस्टॉलेशन से पहले ना जॉब की डिस्कशन। उसके बाद जो मेंटेनेंस और वारंटी के पर्सपेक्टिव से आपकी कंपनी कैसे असिस्ट करती है? देखिए, जो हम मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, ऑब्वियसली हम स्टैंडर्ड जो वारंटीज प्रोडक्ट की आती है हम उसी के थ्रू ही चैनलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गायब नहीं हो जाना चाहिए सिस्टम पे। आप ये मेरी एक बड़ी स्ट्रिक्ट अपनी टीम्स को ना वो होती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किसी को भी सिस्टम सेल किया है, ठीक है,
आपने गायब नहीं होना, आपका उसके साथ आफ्टर सेल्स एग्रीमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, आपके एसएलए को साइन हुआ है, नहीं हुआ है, या कस्टमर रिक्वायर करता है, नहीं करता है, तो आपने इस चीज़ों को जो है ना, आपने गायब नहीं होना सीरियसली। अगर वो कस्टमर आपको फॉर एनी रीज़न कॉल करता है जिसको आपने सिस्टम सेल किया हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको 6 मंथ, आपको 6 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, तो आप उसको एटलीस्ट जो है ना अपनी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल पावर तक आप उसमें डिटेन करें। तो हमारी कंपनी का ये एक पक्का रूल है, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल बाय आवर कंपनी कि हम जो है ना अपने कस्टमर्स को जिनको हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की हुई होती है इन एनी रिस्पेक्ट, हम उनको जो है वो अकेला नहीं छोड़ते। अगर उनको किसी भी रिस्पेक्ट इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, पैनल्स की रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम है, किसी भी कोई कंप्लेंट है, कोई उनकी ऑब्जर्वेशन है, तो हम ज़रूर जो है ना उनको डिटेन करते हैं। अपनी जो हद तक मुमकिन कोशिश ये होती है कि अपनी कैपेसिटी से अगर थोड़ा सा अब्रॉड जाना भी पड़े, अपार्ट जाना पड़े, बियॉन्ड जाना भी पड़े, तो हम उनको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन ये तो कभी कभी खुदा ये चीज़ सोलर की मार्केट में बैकफायर भी कर जाती है। बिल्कुल, ये जब आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज रेंडर करना शुरू कर देते हैं तो फिर बहुत ऐसे सवालात भी होते हैं कि यार आप नहीं देते हैं। नॉर्मली हाइब्रिड के केसेस में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ऑन ग्रिड के में तो आपको पता होता है कि यार रेयर उसमें रेयर ही होता है, उसमें मसला नहीं होता। लेकिन हाइब्रिड में फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स आपको डील करनी पड़ती है। अच्छा बदर भाई, इसके अलावा जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एज डायरेक्टर ऑपरेशंस कि आपकी कंपनी कंप्लायंस को किस तरह देखती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पाकिस्तान में, या अभी जिस हिसाब का बजट है लोगों का उस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनल कंप्लायंस अगर आप मुझसे पूछें तो कमर्शियल स्केल पे तो एप्लीकेबल है। कुछ कंपनीज हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आपको इंटरनेशनल कंप्लायंसेस आपको देने होते हैं, या वो आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने वो उसको कंप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल इज मोर टुवर्ड्स जो है ना वो आपके बजट से लिंक होता है। एज यू सेड बिफोर कि अब जो है वो आपको सोल्यूशन बेचना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट कटिंग है ना, वो आपको जो सोल्यूशन मार्केट से, लोकल मार्केट से पिच हुआ होता है ना, वो इतना लो कॉस्ट होता है कि जब वो आपको एट फर्स्ट आप उसकी प्राइस सुनते हो ना, आप कहते हैं यार ये कैसे बेच सकता है इसकी ये नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट बात है, आपको सही बताऊं, क्योंकि अब एक तो कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा मतलब ओवर नॉलेज है वो, ठीक है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसको डिफ्रेंसिएशन नहीं है उसके पास। यार अगर एक सिस्टम कोई बंदा आपको 7 लाख रुपए का बेच रहा है और वही सिस्टम आपको एक कंपनी 9.5 लाख रुपए का बेच कर रही है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? वो ये समझता है कि ये जो 2 लाख रुपए हैं ये सिर्फ एक फैंसी दफ्तर के खर्चे की वजह से बढ़ाए हुए। मेरे नहीं ख्याल सोलर के जो कोटेशंस होती है उसमें कोई फैंसीनेस अभी डालते हैं। हाँ मतलब नहीं, हम कट थ्रू प्रॉफिट्स में चल रहे होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम अपना एक सर्वाइवल अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है ना हमारे लिए भी अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेकिन क्योंकि आपने चलना तो मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट से होता है, तो इसलिए जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, वो डिफिकल्ट है कंज्यूमर में, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच्ची बात। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप मेरी कंपनी के रिस्पेक्ट से पूछें तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम वो बिजनेस लूज कर दें जिसमें हमें अपनी क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि आप वन टाइम तो चीज़ सेल कर लेते हो, लेकिन जो बाद की आपकी कंप्लेंट्स होती हैं ना, वो आपके लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपकी कंपनी में कोई कमेंट करे या आपको नेगेटिव रेट करे, तो वो मैं समझता हूँ कि वो क्लाइंट लूज कर देना ज़्यादा बेहतर है, रादर कि आप अपने ऊपर एक लेवल लेना कि यार ये कंपनी काम ही दोनों करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने क्वालिटी इंश्योरेंस वगैरह एक कंपनी है, अब वही आपके वाली बात कि आपने सेल करके भाग नहीं जाना, गैप नहीं हो जाना। अब मार्केट में ऐसे ही हो रहा है कि लोकल वेंडर से आप करवा लें काम, उसके बाद उनकी कोई आफ्टर सेल्स नहीं है, कोई मसले वगैरह नहीं। क्योंकि 2-3 मुझे कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं कि बिंग इंपोर्टर कोई जानने वाला ना, उसने हमसे किया है कि यार हमें कितने का लगेगा सिस्टम, कोई गाइड कर दो। हम उसको जो गाइड करते हैं वो
कि कहता है यार नहीं ये बहुत महंगा है। मैंने इससे पूछा, मेरे साथ हमसाए वाला वो भी इंस्टॉल कर देता है, वो कहता है बस सामान ले आओ मैं कर दूंगा। इवन के आप कोई प्रोडक्ट्स अच्छे लगा रहे हैं, पैनल्स और इन्वर्टर, ये सिर्फ पैनल्स और इन्वर्टर्स नहीं होते, स्ट्रक्चर, वायरिंग, एवरीथिंग लाइक डीसी ब्रेकर, तो वो कम में करवा के बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं यार वो तो मेरा फोन उठा रहा, ये मसला आ गया, मेरी वायरिंग शॉर्ट है, ये तो वो एंगल नहीं ठीक, यानी ये लोकल वेंडर्स का ये इश्यूज आते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड इसी क्वेश्चन को मैं ड्रैग करना चाह रहा हूँ कि आप मार्केट में देखते हैं बहुत कंपटीशन भी है, लो एंड पे है, लोकल वेंडर्स का भी है, और आपकी कंपनी कैसे स्टैंड आउट करती है, आप कैसे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना रहे हैं कि हमारे कस्टमर को ये चीज़ें हमसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। देखिए खुबैब, इसमें ना इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। हम जो पिक्चर है ना, हम कोई चीज़ छुपा के नहीं पिच करते हैं, ठीक है। हमारा अगर कोई कनेक्टर भी पिच होता है ना, मतलब या कोई केबल्स भी पिच होती हैं या कोई भी जो होता है, वो सारी डॉक्यूमेंटेड होती है, एंड वी लेट द कस्टमर वैलिडेट, यार आप इस चीज़ को वैलिडेट करो। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, एवरीबॉडी टेल्स इट कि यार ये सारी चीज़ें हम भी बताते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ एक एडिशनल चीज़ जो कंज्यूमर को देते हैं वो यही होती है कि यार एक तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जेन्युइनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके जो ओरिजिनल है, उसकी जो कन्फॉर्मेंस है वो कंपनी के, वो हम इंश्योर करते हैं कि यार ये केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, फास्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने एक्सेल, अच्छा अब इसमें अब ये बड़ी टेक्निकल सी एक बात है, फास्ट केबल लोग लिखते हैं कि नहीं हम फास्ट केबल हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक्सेल PU है और एक्सेल P है, ठीक है, तो सब कह देते हैं कि यार हम लिखते हैं कि यार दिस इज 10 कोटेड एंड डबल शील्डेड और ये एक्सेल PO स्टैंडर्ड्स को मेंटेन्ड है। लेकिन अब बहुत सारी अच्छी सोलर की कंपनीज भी, मतलब बहुत सारी कंपनीज एक्सेल, मतलब वो उसको एक्सेल P, एक्सेल PO, एक्सेल PE उसमें ना मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट। तो आपको वो चीज़ हम कंज्यूमर पे छोड़ देते हैं कि यार आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, और अगर हमारी चीज़ में कोई चीज़ आपको ऐसी फील हो इवन आफ्टर इंस्टॉलेशन भी, तो वी विल गेट इट रिप्लेस फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर हम आपको एक चीज़ आपको ये कह के बेचा है कि ये चीज़ है और वो चीज़ नहीं है, तो और ये आपने देख लिया है ऑन साइट, आपकी वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, वी विल गेट इट रिप्लेस्ड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट आई नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इंस्टॉलेशन हमारी सामने भी नहीं आई है कि यार जो चीज़ जो है वो जो बिज़नेस सिक्योर किया हो, जिन टर्म्स से सिक्योर किया हो वो रिवर्ट हुआ हो कि यार उसकी कंप्लाइंस नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये दैट्स ग्रेट। आप तो लाइक EPC कंपनीज, आप तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास भी ऐसे की आती हैं जिसमें क्वालिटी को लो एंड पर रखा गया है, कोटेशन नीचे, तो बीइंग एन इंपोर्टर कई दफ़ा हमें भी कोटेशंस आ जाती हैं। अच्छा, कस्टमर हमें आके बताता है कि आप इंपोर्टर होके, होलसेलर होके, आपका रेट लॉन्जी का किसी भी पैनल का ABC XYZ कोई पैनल है, उसका रेट आप ये दे रहे हैं, आप इंपोर्टर भी हैं, होलसेल भी हैं, हम बाहर से किसी लोकल वेंडर से ले रहे हैं तो वो रेट कम है। तो हमारे पास इवन के ये चीज़ आती है कि यार हम इवन के मैं समटाइम्स ना आंसरलेस हो जाता हूँ, इसमें मैं क्या जवाब दूँ कि यार मेरी नहीं कॉस्ट इतनी कि वो हमारी इतनी कॉस्ट भी नहीं जो उसने कोट किया होता है, बट डिफरेंस वही है। जैसे आपने एक्सेल PE वगैरह बताया, वो हमें भी ये सेम इशू आता है कि वो उसको नहीं पता कि सोलर पैनल अफगान का वीज़ा लगवा के आया है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल सही बात। जैसे आपको पता है ये स्मगलिंग के पैनल वगैरह काफ़ी आए थे, बिल्कुल स्टिकर पैनल्स हैं, स्टिकर पैनल, वो कुछ भी हो सकता है। तो इवन समटाइम्स तो ऐसा भी आया है कि एक पैनल ने स्टिकर्स की बजाय उसका सेम सीरियल नंबर, यानी वो प्रिंट करवा के कि आप उसको स्कैन भी करते हैं ना, वेबसाइट पे आ रहा है, बिकॉज वो रेप्लिकेट है। एक नेट प्रिंटिंग के केस में हमारा इन्वर्टर कहीं गया, किसी इंस्टॉलर ने इंस्टॉल किया, उसने नेट प्रिंटिंग करवाई, उसने कहा यार ये सीरियल नंबर पे तो नेट प्रिंटिंग हुई है पहले, यानी वो इस रेंज तक लोग चले गए हैं कि वो पाकिस्तान में तो ऐसा है कि दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, कि वो आप कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं चीज़ का, कि आप जितनी मर्जी रेगुलेशन कर दें, ऑनलाइन वेबसाइट बना दें, चेक करने की QR कोड, वो कर लेंगे, वो दे नो वेरी वेल कि ये काम कैसे करना है। तो बीइंग एन इंपोर्टर हमें भी ये काफ़ी इश्यूज वगैरह आते रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो
बहुत सारी मार्केट ऐसे भरी पड़ी है। देखिए आखिर तो एक देयर इज अ वेरी बिग वॉल्यूम ऑफ क्यूसी रिजेक्टेड पैनल्स जो कि मार्केट में फ्लोट कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो स्टैम्प्ड तो वो होते ही हैं कि यार ये वहाँ के मैन्युफैक्चर्ड हैं या ये इस कंपनी के पैनल्स हैं। तो आप तो जो चीज़ खरीदते हो यही वो डिफरेंस है जो आप और हम पहले बात कर रहे थे कि एक इंटीग्रेटेड एक लाइसेंस्ड कंपनी से काम कराने का और एक लोकल बंदे से बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट पे काम कराने का क्या डिफरेंस होता है। वो यही डिफरेंस होता है कि आप जो है वो एक पेटेंट प्रोडक्ट बाय करते हो किसी लाइसेंस्ड कंपनी से काम करते हुए। ऑब्वियसली डेफिनेटली उसकी कॉस्ट एक क्या कहते हैं फोरफेट प्रोडक्ट से तो ज़्यादा ही होगी, और जो स्मगल्ड पैनल होगा या जो टेम्पर्ड पैनल होगा या जो क्यूसी रिजेक्टेड पैनल होगा जो वहाँ स्क्रैप में बिकता है और यहाँ पे फिर हमारे लोकल मार्केट में आकर बिकता है, उसमें ऑब्वियसली ये तो हमारे मार्केट की मिजरी है क्योंकि इसमें जो है ना आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते नॉर्मल बंदे के लिए। बल्कि कोई जैसे सोलर में कुछ अर्सा लगाया है अभी हो, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप कोई किसी के सामने किसी रिजेक्टेड या फोरफेट प्रोडक्ट हमने रखे हैं तो वो कोई डिस्टिंग्विश कर सकेगा नेकेड आई से कि यार ये पैनल सही है, ये जो है ना काउंटरफेट प्रोडक्ट है। इवन कि आप मीटर्स वगैरह से भी चेक नहीं कर सकते, उनकी स्पेशल एक लैब टेस्टिंग होती है। आई थिंक इन पाकिस्तान दे आर 1 और 2, क्योंकि लास्ट में एक सेगमेंट में एक इवेंट था जिसमें टेक्निकल था, उन्होंने बताया था कि हमारे पाकिस्तान में 2 लैब्स हैं, पर उसमें भी आपको टेस्ट अगर कराना, आप कौन एक पैनल उठा के सिर्फ टेस्टिंग के लिए जाएगा यार ए है बी है सी है कौन सी क्लासिफिकेशन है, कोई भी नहीं करेगा। और आप नेकेड आई की तो बात ही ना करें ना कि आप देख के ये तो उससे अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो एक्चुअल जो इन पैनल है वो है ही नहीं, दूसरा पैनल है। ये जो स्टेटमेंट आपने यूज किया ना ये बड़े मजे की, ये आप रेजिडेंशियल रेंज में आपको भी आपकी टीम बता रही हो कि ये लाजमी आता है यार, ये वो वाला पैनल देखने में बड़ा खूबसूरत है। शाइनिंग वाला पैनल वो तो छोड़ दिए। तो इस सेगमेंट को मैं लेके आता हूँ दोबारा, तो उस पे बात करते हैं जरा। ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चनर्स तो हो गए हैं, तो अब चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। अच्छा, तो उसमें सबसे पहले हमारा आएगा रैपिड फायर। उसमें बदर भाई करूंगा मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड्स जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं बोलूंगा, ठीक है, और आपने विद इन 1 सेकंड जो आपके ज़हन में ब्रांड को लेके आएगा आपने बोलना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो भी रिमार्क्स मेरे माइंड, जो भी रिमार्क्स, ओके। सो सोचना बिल्कुल नहीं है इसमें, अच्छा ठीक है। लास्ट में भी हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने काफी सोचा, तो मैं वो लगा दूंगा टैग करके ब्रांड को। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट सोफा, बजट फ्रेंडली। एस्ट्रो, अंडररेटेड। कैनेडियन सोलर, ओवररेटेड। जे सोलर, बजट फ्रेंडली। ओके। लॉन्जी, क्या कहते हैं ब्रांड, एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे चाहिए। अच्छा लॉन्जी ये जरा ला हाईलाइट मैं करूंगा। ब्रांड कॉन्शियस लोग, ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर। हाँ बिल्कुल, ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर। ठीक। टीबीएल, वेरी हार्ड वर्किंग। नाइस। सोलिस, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ये सोच के बोला वैसे चले नहीं वो वर्ड है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है। आइको, वेरी इमर्जिंग प्रोडक्ट, वेरी रिलायबल, गुड परफॉर्मर। चिंट, बजट फ्रेंडली। इंटेग्रा, रिस्क टेकर्स एंड क्या कहेंगे इसको, इनोवेटर्स। थैंक यू। Yes, नहीं वेरी गुड, you guys doing a very good job। मैं जैसे आपको पहले भी कह रहा था कि अपनी established बिजनेस मॉड्यूल में किसी प्रोडक्ट का फ्लेवर देना, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। एक सेटल्ड सप्लाई चेन, एक सेटल्ड कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक नई चीज को लेकर आना, इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि वो समटाइम्स इट कैन बैकफायर। ठीक है ना कि आप ये एक सेटल्ड चैनल्स हैं, आप एक कंज्यूमर रेजिडेंशियल में चल जाता है, ठीक है, लेकिन कमर्शियल में ये चीज नहीं एग्जीक्यूट। लेकिन यू गाइस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब।
हाँ, थैंक यू आई वेरी मच। अप्रिशिएट दैट। चले दोबारा रैपिड फायर को, जरा फ्लेम नीचे ना आए। Yes. जिनको जिनको पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, गुड बी। would be reliable Hmm. and professionals. ओके। ओस्टा ओस्टा Budget friendly. दैट्स ऑलराइट। चले, ये तो काफी अच्छा सेगमेंट गया, मजे का गया। तो इसके बाद अब कुछ मैथ सिचुएशंस आपको दूंगा। अच्छा, उसमें ये सबसे पहले जैसे आपने शाइनिंग वाला पैनल बताया, ठीक है, वो लास्ट टाइम मैंने पूछा कि शाइनिंग वाला है और एक रात को चलने वाला पैनल, आप क्या लेंगे? बट इसको मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करता हूँ अच्छा। कि ये रियलिटी है कि वाकई कोई शाइनिंग वाला पैनल एग्जिस्ट करता है कि नॉर्मल पैनल जस्ट ग्लास है, एक हाइप क्रिएट की हुई है। आप हाइप क्रिएट की हुई है यार। शाइनिंग वाला पैनल नहीं होता। कोई शाइनिंग वाला पैनल, क्या इसमें बस एक कंज्यूमर का एक कमेंट होता है, सर जी वो चमकता ज्यादा है। उसका शीशा अच्छा लगा हुआ है। ना करें, हमारे तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं ना, हम चाइनीज से उतारा थे या शाइनिंग वाला पैनल भेजे। अब तो हम इंस्पायर होके ये करते हैं अपनी मार्केटिंग, जी जी कैनेडियन हमारा शाइनिंग वाला है। अच्छा। इवन के कुछ ब्रांड्स हैं, आई विल से लाइक एस्ट्रो का जो नया मॉडल आ रहा है 0BB वाला, ZBB, वो आप देखेंगे उसने थिन फिल्म यूज किया और उसको इतनी शाइन दी है कि उन्होंने मार्केट अब एक यूएसपी बना लिया है, शाइनिंग वाला पैनल होना चाहिए। अच्छा। लोगों की डिमांड है और आप कह रहे कि होते हैं नहीं, अब मतलब यानी कि अब हम उस लाइन में जा रहे हैं कि पहले पेंट होते थे, एक ग्लॉस होता था और एक मैट होता था, अब एक मैट फिनिश और एक ग्लॉस आ रहा है। हाँ, यही मेरे ख्याल Glossy panels से आएंगे। फ्यूचर में ना आप सामने जैसे वो सिरेमिक्स वालों ने लगाया होता है ना, आप पैनल भी डिस्प्ले करेंगे, देखिए आपको क्या पसंद आ रहा है। हाँ, ग्लॉसी पैनल चाहिए या मैट फिनिश चाहिए। इसके बाद सेकंड सिचुएशन हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, सही है। वो आपसे वो बाहर से कोटेशन लेके आया, जैसे मैंने बताया 6-7 लाख 10 किलोवाट की, ठीक है। आपकी वही कोटेशन आपने देखा, आप पोस्ट कटिंग करने के बाद भी कोई लो मार्जिन पे, लो प्रॉफिट पे, यानी आप इससे कम नहीं कर सकते, वो 10 लाख बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कस्टमर को आपने ना भी नहीं करनी, उसको कन्विंस कैसे करेंगे? उसको कन्विंस, यार ये तो बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल है। ये तो ना होने वाला है। नहीं कर सकते सर। हम पे देखें क्या करेंगे कि ब्रांड कंपैरिजन करके बता देंगे, ठीक है, जिसपे वो कहेगा जी आप भी ये ना लगाओ, आप ये लगा लो। मैं आपकी सिचुएशन और टफ करता हूँ, दोनों सेम लॉन्जी पैनल, सेम पैनल, फिर तो हम भाई यही कहेंगे भाई उससे लगवा ले, वही सिस्टम हमारे घर में भी। नहीं, वो नहीं हो सकता यार। देखिए मैं आपको बताऊं, अब मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर है, सिनेरियो आपने बना लिया है कि जो सेम ब्रांड्स की चीज़ें ले आया और मेरी कोटेशन उस जो कोटेशन उसके पास लैंड की हुई है उससे मतलब 2-2.5-3 लाख रुपए ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जो इम्पोर्टर है ना, वो हमें मालूम है कि वो अब बड़े मिनिमलिस्टिक से मार्जिन पे चीज़ बेच रहा है, ठीक है। तो उसने उसमें कोई ऐसा कोई बड़ा एक्सपोनेंशियल रेज नहीं रखा हुआ। जैसे आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोगों के पैनल्स में कोई, या जनरली पैनल्स में अब बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल उसमें नहीं बिक रहा होता। ये मतलब 0.5-1 रुपये का ही फर्क है, ठीक है। और जो अगर उसके पास हम पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन पे जाएंगे ना, यार वो पैनल कितने का दे रहा है, ये कितने का दे रहा है, हम कितने का दे रहे हैं, तो अगर तो उसमें बहुत कुछ सिग्निफिकेंट फर्क है ना, ठीक है, तो फिर तो हम चीज ले आएंगे कि यार मेरे भाई अब आप अपना पैनल वेरीफाई, जो पैनल वेरीफाई हो सकता है ना, वो उसका हम लिखेंगे कि भाई पैनल वेरिफिकेशन। जिस तरह कुछ एक अच्छे ब्रांड में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वारंटी क्लेम्स की प्रॉब्लम आ रहा था, फिर हम कहेंगे भाई वारंटी क्लेम क्या ना, इसको वेरीफाई करो कि यार ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, क्योंकि जो बड़े इन्वर्टर्स बड़ी कंपनी जैसे गुडवी, सॉलिस, सोफार हो गया, सेंट हो गया, मतलब इनके जो रेट्स है ना वो भी सेटल्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सेटल्ड होती है। वो पता होता है कि यार ये इस प्राइस से नीचे ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं बेच सकता, ठीक है। तो अगर तो उसमें मार्जिन नहीं कवर होगा तो ऑब्वियसली उसमें कवर करेंगे, लेकिन अगर वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगा फिर तो बाकी फंस जाएंगे। लेकिन अगर एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन करोगा, किसी लोकल इन्वर्टर से, लोकल मेड इन्वर्टर से कंपैरिजन करोगा, फिर तो वो
फिर उसमें हम उसको सेटिस्फाई कर लेंगे, बचा लेंगे अपनी स्किन। लेकिन भाई दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जो अक्सर आती रहती है। समटाइम्स आपको आती है, आप कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं ओवर दिस पॉइंट के वारंटी वगैरह। तो मेरा भी ये है कि कस्टमर को फिर आप ब्लंट होके बता दें कि यार हमारी चीज़, हम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप कहीं से भी टेस्ट करवा लें। हाँ, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। हाँ। आप उनसे अगर सेम गारंटी लेते हैं, हाँ। अगर आपको कंप्लीट देते हैं, देन आप बचाएं अपनी कॉस्ट। हाँ, बिल्कुल। हम वो रिकमेंड करते हैं, आप उससे लगवाएं। बिल्कुल, हमने क्या आपसे मांग के करना है ना। बिल्कुल। तो एक ब्लंटली सिचुएशन बन जाती है। बट कस्टमर कहता है कि नहीं, वो अभी प्रीवियस ये लास्ट आई थिंक मार्च अप्रैल में मेरे पास ये सिचुएशंस आ रही थी बीइंग एन इंपोर्टर कि कस्टमर्स ने ग्रुप्स बना लिए व्हाट्सएप के जहाँ पे रेट्स को मिल रहे हैं, एंड यूजर को मिल रहे हैं। वो आया था डायरेक्ट इंपोर्टर के पास कि मुझे पैनल दें। अब हमारा होता है टायर 1, टायर 2, टायर 3। जैसे मैं आपको रेट दूंगा ना, तो उसमें देखूंगा यार मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या आपका भी मार्जिन आगे निकले। बिल्कुल। कंपनीज टू कंपनीज हमारा एक हायरार्की जारी होती है, ऐसे ही हो। एक रूट्स जारी होती है। जैसे आप ट्रीज की ब्रांच कर लें, तो वो अब कस्टमर को बताएंगे ना नहीं इस रेट पे, वो कहेंगे यार मुझे चलें, वो दूसरी कंपनी मुझे इसी रेट पे दे रही है, वो रेट कम होगा। तब उसको गाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि यार ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। वो कहता है कि मैंने लेना आपसे ये, क्योंकि मुझे ट्रस्ट आप पे, और मुझे रेट उसके वाला चाहिए, आप मेट करके दें। तो मेरे लिए वो काफ़ी हार्ड भी था कि मैंने स्ट्रेट नो किया कि यार ये ओवर द कॉस्ट मैं आपको बिल्कुल, यानी अगर मैं बीइंग एन होलसेलर या इंपोर्टर आपको सेल कर रहा हूँ कि बिलो द ईपीसी प्राइस, एक प्राइस आपके लिए जो स्पेशल हमने रखी होती है ईपीसी कंपनीज के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मैं उस प्राइस पे उनका क्यों, वो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स तो वो हैं, कस्टमर तो रेंज मेरी वो है, आप तो एंड यूजर, आप उनसे बाय करें ताकि उनका भी प्रॉफिट एक स्ट्रीमलाइन हो ना। आप डायरेक्ट मेरे से आके लेंगे तो मैं आपको ये रेट नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ना काफ़ी, अब लोग जैसे मैंने कहा कि एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हो गए, हाँ, बहुत ज़्यादा हो गए। इवन के अभी कुछ जैसे बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, और ये क्या करते हैं बैरी या डीएचई में तो बहुत आम हो गया। एक कस्टमर है ना, वो उसमें देख रहा होगा रोजाना अपने अपने यूनिट्स अपलोड करते हैं वो शाम को। अच्छा। आपको नहीं पता ये? नहीं बिल्कुल आइडिया है। वो रोजाना जो बंदा ना 10 किलो, वो अपना पूरा एक मैसेज बना के लिखा होता है, 10 किलोवाट सिस्टम है मेरा, ये इन्वर्टर, ये पैनल है, और मेरे आज उसने 33 यूनिट बनाए हैं, और सारे उससे अच्छा ये दैट इज नॉट इन माय नॉलेज। मैं यकीन करें कि वो इतनी को मेरे लिए हेक्टिक सिचुएशन थी ना, जो ये क्लाइंट्स 2-3 आए थे मेरे पास, वो कह रहे हैं मेरा सिस्टम यूनिट्स 2 क्यों कम बना रहा है। ओह माय गॉड। और तो इवन के 2 पे वो कह रहे हैं 10 घर हैं 10। अब वो जब उनसे पूछा घर क्या है, वो एक ही ब्लॉक में किधर किधर घर है, एंगल का फर्क, एंगल का फर्क, बहुत सारी चीजों का फर्क। तो उनको समझाया क्या, वो फिर रोजाना डेली बेस पे मुझे इवन के स्क्रीनशॉट्स सेंड करते थे कि आज की यूनिट की प्रोडक्शन वो हमसे ज्यादा जानते थे कि आज वो इवन के करते थे यार 16 ज्यादा बना रहा है, वो 16 सोफर से कम बना रहा है, ग्रोवाट से ज्यादा बना रहा है, वो हमें एजुकेट कर रहा है। तो मैं तो वो सिचुएशन को ना फिर क्लाइंट को समझाया कि सर ये आपको सेविंग्स हो रही है, आपके यूनिट्स एक नॉर्मल रेंज में बन रहे हैं, ये ऊपर नीचे समटाइम्स उनके ज्यादा भी बनते थे। इसमें ना मैं एक पॉइंट और ऐड, इसमें थोड़ा ना हर पाकिस्तान के हर बिजनेस सेगमेंट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर लाया करता है कि हम अपनी मार्केट वैल्यू जो होती है ना, प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू होती है, हम उसको सेलर को, जो हम बेचने वाले, हम उसको ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक कस्टमर है, ठीक है, हम उसको ओवर एजुकेट कराते हैं एक प्रोडक्ट से, वो जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज आपने उसको देनी होती है आप उससे ओवर एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है। उससे कंज्यूमर भी जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, और दूसरा आप एज ए बिजनेस, अगर मैं बात करूँ तो एज ए बिजनेस आप भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो लूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जो आप बता रहे हो, यही प्रॉब्लम है आपको कंज्यूमर फाइनलाइजेशन में और प्रोडक्ट सिलेक्शन में। ठीक है। आप नहीं सिलेक्ट कर सकते एक, अब आप सनग्रो या हुआवे के इन्वर्टर को नहीं कंपेयर कर सकते एक लोकल मैन्युफैक्चरर, जो बिल्कुल ही लोकल मैन्युफैक्चरर देसी इन्वर्टर से आप नहीं कंपेयर कर। देयर इज जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो प्राइस डिफरेंस सिर्फ केसिंग की प्राइस डिफरेंस नहीं है, उसके पीछे एक R&D है, उसके पीछे एक टीम है जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट
मोड पे होती है, जो आपके एक माइनर फॉल्ट को भी क्रिटिकली एनालाइज कर रही होती है कि यार ये जो फॉल्ट है ये मेरी प्रोडक्ट में क्यों आया, तो उस पर एक R&D हो रही होती है, उसके बैकलॉग्स चेक हो रहे होते हैं, उसके प्रॉपर जो है ना उस पर एक वर्कआउट हो रहा होता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट एक नॉर्मल जो इन्वर्टर है वो जो खराब हो गया तो डील कर लो, ये आपकी वापडा की वजह से खराब हो गया या ये इसकी वजह से खराब हो गया। तो ये जो ओवर एजुकेशन ऑफ द कस्टमर है ना, ये आपकी प्राइस को जो है ना बहुत बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर देते, बिल्कुल डिवैल्यू कर। तो फिर आप नहीं समझा सकते कि यार ये इन्वर्टर जो है ये भी अगर 30 यूनिट बनाता है और जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो भी 28 या 27 या 26 यूनिट बनाता है, लेकिन अगर ये जो प्राइस डिफरेंस है ये प्रोडक्ट लॉन्गेविटी का फ़र्क है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी का फ़र्क है, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी का फ़र्क है, ये अगले 10 साल लगा रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये अगले सीजन में आपको रिपेयर कराना है, इसको ये खारिज हो जाएगा, और ये तो कितना हेज़ार्डियस है ये भी आपको नहीं पता। जिस तरह लिथियम आयन में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई है। आप जिस तरह आप खुद कह रहे हो कि एक अच्छी लिथियम आयन बैटरी वो 2.5 से 3 की रेंज की बैटरी है, ठीक है, लेकिन अब आप मार्केट में देखो पुल्ड ओवर बैटरीज लोग बेच रहे हैं, स्क्रैप की बैटरीज लोग बेच रहे हैं, लिथियम आयन होकर बिक रही हैं क्योंकि वो बैकअप देती हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये मार्केट की नॉर्म्स को, बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से रैप्चर कर। इसमें एजुकेशन भी है बट मिसलीडिंग भी है, हाँ? कि लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है। वो इवन के कुछ कस्टमर्स को समटाइम्स हमारे साथ फार्मर्स वगैरह एंगेज होते हैं ना कंपनी से, वो आ जाते हैं कि हम क्या सिस्टम आपसे लें, कंसल्ट करते हैं, तो उनको जब बताते हैं वो कहते हैं यार मैंने एक चीज़ ली है ना, देसी इन्वर्टर में लगा रहा हूँ, 60,000 का मुझे मिल रहा है, ख़राब भी हो गया ना मैं साल में चेंज कर लूँगा, हाँ ठीक है। वो कहता है मैं एक दफ़ा मैं 2.5 लाख नहीं लगा सकता, ठीक है। वो कहता है मैं 60 करके 5 साल निकाल लूँगा। हाँ। वो उसकी एजुकेशन में मिसलीडिंग में जब उसको बताते हैं ना कि यार ये आपको वैसे भी नुकसान दे सकता है, आग लग सकती है, खुदा ना खास्ता कोई मसले। अभी आपने देखा होगा कि ये DHA में ये देसी इन्वर्टर्स लोगों ने लगाए हैं तो वो सारे जल गए हैं, घर भी नुकसान हुए हैं, घर भी नुकसान, स्ट्रक्चर्स में इवन के वो स्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार लो गाज का लगा दो या लो क्वालिटी का लगा दो। हाँ, बिल्कुल, जरा सा तूफान आया जगहों पे, बिल्कुल। ये रिसेंटली तो मेरे ख्याल से मेजर जो इफेक्ट हुआ है सोलर के, हर जो कस्टमर था वो सबसे पहले अब आके ये पैनल्स इन्वर्टर्स नहीं पूछ रहा था, वो कहते स्ट्रक्चर हमारा सेफ हो कि नहीं। तो ये एक हद तक हम गारंटी दे सकते हैं कि यार हम अच्छी चीज़ लगा के देंगे, और ये हम डेफिनेटली एक नेचर डिजास्टर है तो उसको नहीं कम्पीट कर सकते। ट्रूली एग्री। देखिए नेचुरल क्लैमिटी से तो कोई भी डील नहीं कर सकता, ठीक है, और ना आप उसकी कोई फोरकास्ट डेवलप कर सकते। बिल्कुल, नेचुरल क्लैमिटी की तो आप कोई फोरकास्ट डेवलप नहीं कर सकते ना कि यार किस मैग्नीट्यूड का आएगा, किस पावर का होगा। तो आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं तो वो आप उसमें पोर करते हैं सोल्यूशन में, लेकिन फिर एवरीथिंग कम्स विद कॉस्ट। तो जब आप उसको बहुत ही एग्जैजरेटेड लेवल पे प्लान करते हो, शेड्यूल करते हो, तो फिर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके कंपैरेटिव आप मार्केट कंपैरेटिव नहीं रहते। तो कस्टमर, मैं ये समझता हूँ कि एज एन EPC या एज एन इंस्टॉलर्स हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कस्टमर ने पहले वर्किंग की भी है, नहीं की भी है, लिटरेट है, नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन में दोनों स्लैब्स अवेलेबल हैं कि यार एक ये प्रीमियम क्वालिटी है, ये एक एवरेज क्वालिटी है, ये गुड क्वालिटी और ये एक एवरेज क्वालिटी, तो आप तीनों सॉल्यूशंस उसको पिच करो, तीनों सॉल्यूशंस पिच करो, ठीक है। आप बताओ कि यार ये जैसा हम करते हैं, मतलब यार हम अब कुछ प्राइसिंग में फ़र्क होता है, जैसा हुआवे की प्राइसिंग में फ़र्क है, टिंट की प्राइसिंग में फ़र्क है, अंडर द इन्वर्टर तो केबलिंग सेम है, वो सेम है, सब कुछ सेम है, बट अगर प्राइस में डिफ्रेंसिएशन है तो वो मैं समझता हूँ आपको कस्टमर को फॉरवर्ड करनी चाहिए, आपको उसको बताना चाहिए कि भाई ये इस काम के ये पैसे हैं, इस काम के ये पैसे हैं, इस काम के ये पैसे हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। तो हम ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर। इवन के अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पहले
पैनल्स वगैरह कुछ निकालते कि इतने % ये ड्यूरेबल है, हेलस्टॉर्म वगैरह ड्यूरेबिलिटी। आइकॉन ने निकाला कि हमारा मोस्ट ड्यूरेबल पैनल है, ठीक है। क्लाइंट को नहीं इससे फर्क पड़ता हाँ, कि उसने क्या करना है ना, क्या उसने कौन सा ऊपर चढ़ के कुछ करना है। पर जब से ये हेलस्टॉर्म वाला हुआ है, बिल्कुल अब वो क्लाइंट पूछता है कि अच्छा ये, और मज़े की बात ये है कि आइको जो पैनल था उसने तब हमने इंस्टॉल किया हुआ था, 1-2 साइट्स पे एक्सटेंशन थी, यानी दूसरे ब्रांड लगे हुए थे और 6 किलोवाट ये लगा। वो पैनल्स में अब इतने यानी साइज के जो हिल्स आए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने तो पूरा उसको ब्रेक किया ना, बट वो बच गए। अब वो पैनल मज़े की बात, वो क्लाइंट ने हमें वीडियो बना के भेजा, उसको हमने फिर बताया कि हाँ उसकी ड्यूरेबिलिटी है। वो कहता है ये क्यों नहीं बचे, और ये इसका मैंने कहा सर आप उसका साइज़ देखें, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से वो इतनी स्पीड से आ रहा है, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, आपके घर के शीशे टूट गए हैं, बिल्कुल इवन के गाड़ियाँ यार आपके मेटल की चीजों पे डेंट पड़ रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। देखिए मैंने नेचुरल कहा कैविटी से तो नहीं आप डील कर सकते। वो आइको में अब लोग पूछते हैं ये चीज़ ना कि यार ये ड्यूरेबल कितना है, ये मसला तो नहीं है। मैंने उनको भी क्लियर, हाँ एक स्टैंडर्ड है और टेस्टिंग की है बिल्कुल कि इस रेंज तक है। मैं कहा बाकी नेचुरल जो भी है ना, हम बिल्कुल। कुदरत के खिलाफ नहीं जा सकते। नेचुरल डिजास्टर से तो नहीं हाँ, आप आपको एक ना उसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल वो और किस ना एक्सटेंट तक ना आ उसको सकती है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार आप नहीं प्रिडिक्ट और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इतना मैंने साइज का कोई बर्फ का गोला देखा है। और वो गोल्फ बॉल से भी ज़्यादा साइज था कि हमें जो कस्टमर ने भेजे थे ना कि यार ये मैं देख के हैरान था कि ये क्या अजीब सी कि इतने नुकसान, गाड़ियों के शीशे, आपकी विंडोज़, इवन के आपके जो गेट्स थे उस पर डिपेंड डेंट्स थे। तो ये नेचुरल डिजास्टर देखिए ये है। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये गॉड फॉरबिड के आगे ऐसा ना हो, अल्लाह ताला बेहतर मामला रखे सबके लिए। लेकिन ये जो कार्बन फुटप्रिंट की तबाही पिछले 2 दिहाइयों से घेर दी गई है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, बिल्कुल इसने जो ये क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ना, चेंजेस हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, इनकी वजह से ये ऐसी अक्रेंसेस हो रही हैं। अब देखिए कितनी डिफाइंड एरिया में ये हेलस्टॉर्म हो रहा था और उसके बिल्कुल एडजेसेंट एरियाज में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बिल्कुल। मतलब वो इस्लामाबाद की कुछ बेल्ट उससे बहुत सीवियरली अफेक्ट हुई और कुछ बिल्कुल नहीं अफेक्ट हुई विद इन इस्लामाबाद, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप विंड्स का फ्लो भी देख लो कि अब तूफान आते हैं तो वो ऐसे आते हैं कि मतलब वो सब कुछ उखाड़ के ही ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स जो बीम एच बीम वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पुअर क्वालिटी के लगे होंगे, लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है विंड की कि मतलब वो अच्छे खासी चीजों को हिला के, नॉट ओनली सोलर बल्कि आप वैसे देख लो कि कितना नुकसान है। समटाइम्स आप ड्राइव कर रहे हो और ऐसे का वेदर हो तो वो आपको फील होता है फील होता है गाड़ी मूव कर, हाँ तो ये सब कुछ है। ठीक है। ओके बदर भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्वेश्चंस थे। ठीक है अब मैं आपसे 2 मैसेज लेना चाहूँगा। ठीक है। उसमें फर्स्ट एज आप डायरेक्टर ऑपरेशंस, आप दूसरी ईपीसी कंपनीज जो अभी यहाँ स्टार्टअप्स ले रही हैं या ऑपरेशंस कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा खुबैब, मैं इसमें मेरा एक जो मेन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और जो मैं आपके थ्रू ये मैसेज दूंगा कि बी फेयर टू योर कस्टमर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर सेल्स, इससे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती है। आपकी एक गलत सेल्स पिच से, ठीक है, आप कस्टमर तो गेन कर लेते हो लेकिन पूरे इन्वायरमेंट को जो है ना, पूरे सोलर की, अब वो कस्टमर जिस प्लेटफॉर्म पे बैठेगा ना, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, सोलर का ऐसा हॉट सेगमेंट होता है, हर बंदा शेयर करता है, एज यू सेड बिफोर कि हर बंदा अपनी प्रोडक्शन शेयर कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, हर बंदा अपनी प्रोडक्ट शेयर कर रहा होता है, तो वो आपका शोकेस बन जाता है। जो कस्टमर जिसको आपने सोल्यूशन बेचा है ना, और अगर वो एक हैप्पी कस्टमर है तो आपकी आधी मार्केटिंग तो वो कस्टमर खुद कर देते हैं, क्योंकि जितनी सोलर कम्युनिटी में लोग आपके होते हैं ना, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मेरे सिस्टम इतने यूनिट यूज कर रही है। सो बी फेयर टू योर कस्टमर एंड जो है ना, फोकस्ड इस चीज पे रखें कि आपने क्वालिटी सेल करनी, आपने नंबर सेल नहीं करना, क्योंकि ये आप एक दफा तो लोगों का पैसा जो है ना किसी अच्छी चीज पे लगवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप एक दफा चीज बेच के खुद गायब हो जाए और वो बेचारे जो है ना कंज्यूमर जो है वो घूमता रहेगा, यार मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, और आप उसको सही गाइडेंस बेस्ड ऑन हिज हर रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट बेस्ड हो
आप पहले उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करें, फिर अपने सोल्यूशन देखें। सोलर में कोई भी चीज़ जो है ना वो प्री डिफाइंड नहीं है। अब इतनी वैरायटी है हर सिस्टम में कि आप हर चीज़ को रिडिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, 5 किलोवाट, मतलब 4 किलोवाट, हर चीज़ आप जो है ना वो रीडिज़ाइन कर सकते हो। तो आप अपने सोल्यूशन को रीस्ट्रक्चर कर लें बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, या और बेस्ड ऑन मतलब उसमें स्लाइड प्रोपोर्शन उसके फ्यूचर यूज़ की भी रखें। सिर्फ आपके उसके इमीडिएट जो है ना वो आप उसका एक 120 जो 20% रूल होता है सोलर का, वो आप उसमें हमेशा अप्लाई करें कि अगर उसकी नीड 100% की है तो उसको सोलर को, क्योंकि सोलर इज अ हाफ डे परफॉर्मर, तो आप उसको 120% लोड के हिसाब से कैलकुलेट करें या 130%, ताकि उसको जो कस्टमर है ना, क्योंकि आप एक दफ़ा पैसे लेके निकल देंगे वो बेचारा किधर आपको करेगा। तो मेरी एडवाइस ईपीसीज को तो ये है कि जो कंज्यूमर मार्केट को डील कर रही है, जो रेजिडेंशियल को डील कर रही है, कमर्शियल में तो ऑब्वियसली, क्योंकि कमर्शियल तो सारे ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस माइंडसेट वाली कंपनी कभी भी कमर्शियल स्केल पे इस किस्म का काम करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीआरशिप पे भी बेचा गया हो सोल्यूशन तो वो कभी भी अपने आप को इंडस्ट्री में अपने आप को ख़राब नहीं करे। बिजनेसेस तो होती ही इंडस्ट्रीज में, रेजिडेंशियल इज जस्ट फॉर योर पोर्टफोलियोज। तो जो अपनी लेवल पे काम होते हैं वो मेरे ख्याल है ईपीसी का स्टैंडर्डाइजेशन का ख्याल करते हैं। प्रीटी मच फेयर, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपके लगे। और सेकंड मैसेज मैं एक और आपसे चाहूँगा, जो एंड कंज्यूमर है, जो लगाने का सोच रहे हैं या जिनका प्लान है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है? देखिए, जो लोग सोच रहे हैं ना सोलर लगाने का, मेरे ख्याल से इट्स टाइम टू टेक स्टेप। सोलर की जो भी इन्वेस्टमेंट है ना वो कभी वेस्ट नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी यूनिट्स कैसे अकोमोडेट होंगे, आपके यूनिट कितने कहाँ अकोमोडेट होगा। सोलर इज़ अ बेनिफिशियल थिंग, और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसमें, आप जब भी कोई चीज़ प्लान करते हो बाय करने के लिए, तो आप ये देखते हो कि यार ये मुझे रिवर्स तो नहीं कर देंगे, वैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। इट्स नॉट अ वेस्टफुल मनी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इसको आपकी यूनिट कम पैसों पे भी एडजस्ट करती है तो आपका जो आरओ है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसा ही पहले वो ज़्यादा यूनिट्स पे ले रही थी, पहले ज़्यादा पैसों में लेती थी, अब कम पैसों में लेगी, तो आपका जो जितने पैसे लगाए और जितने पैसों का बिल आप देते थे, ठीक है, वो उसकी रिकवरी जो है वो थोड़े से एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ये सिर्फ आप अकेले नहीं है, ये जिसने आज से 2 साल पहले लगाया, 5 साल बाद लगाया, वो सब 1.5-2 साल बाद जैसे ही उनके नेपरा के कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो गए, जो कि नॉर्मली 5 इयर्स के होते हैं, तो वो आप ही की स्टैंडिंग पे आके खड़े हो जाएंगे। 5 साल बाद तो सब ग्रॉस बिलिंग पे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। अभी जो पॉलिसी है वो ये सिर्फ ये है कि जो नए कस्टमर है वो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से वो बाय बैक कर रहे हैं, और जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं वो सेम, ठीक है, वो जो सेटल्ड प्राइस थी उसी पे ले रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या कि जब वो 5 साल बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे तो वो भी आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, वो भी 10 रुपए पे यूनिट बेच रहे होंगे जो आप दे रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज दिस इज योर एसेट, आप अपना एक एसेट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमेशा ही आपकी रहेगी, आप अच्छा सोल्यूशन लगाओगे तो उस प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो या ओवर अ डिकेड अगर आप अच्छे से चलता है तो ये आपका एसेट रहेगा, आप यू कैन मूव इट। अगर L2 L3 स्ट्रक्चर्स हैं तो अगर आप कहीं मूव करते हो तो आप साथ मूव कर सकते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इट्स नॉट अ वेस्टफुल मनी, गो फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग, और ये ग्लोबल ट्रेंड है, इट्स अ नीड ऑफ द डे। और आपके पॉइंट से मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि एक लोगों को ये पता नहीं होता, आपकी बात से मुझे याद है कि अगर आप अपने पर्सनल होम वगैरह पे लगा रहे हैं ये सोलर सिस्टम, तो आपके घर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है कि इन सम टाइम इन फ्यूचर आप 4-5 साल उसको सेल करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज है कि ये सोलर सिस्टम इनेबल्ड है, पावर्ड है, और आपका बिल माइनस में है कि आपको जरूरत नहीं कि मूव करें, सारा सिस्टम वगैरह निकाल के लेके जाएं, आप उसको वैल्यू में ऐड करके उसको सेल करें। और जो आने वाला था, और
आने वाले लोग हैं उनको भी एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है यार, मुझे बिल्कुल। बिजली का बिल नहीं देना पड़ना, इसमें सोलर लगा हुआ है, मुझे वो सारी हेडेक्स वगैरह नहीं लेनी पड़नी, तो उसके लिए एक यानी है पॉजिटिव इम्पैक्ट। इवन कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में तो ये चीज़ बहुत आम है कि लोग अपने घर पर लगा के उनकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं कि यार हमारा घर सोलर पावर्ड है। वो जब सेल कर रहे होते हैं वो चीज़ें बताते हैं दूसरे कस्टमर्स को कि ये हमारा पावर्ड सोलर है। तो ये भी पाकिस्तान में भी लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो एक घर का एसेट ही है, जैसे आपने बताया एक एसेट है जिसको आप कैश कर सकते हैं इन फ्यूचर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बहुत सारे रेजिडेंशियल कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके घर जब फिनिशिंग स्टेज में गए तो उन्होंने साथ ही बिफोर शिफ्टिंग, बिफोर देयर फाइनलाइजेशन, उन्होंने सोलर को अब कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो अब उन्होंने ये है कि बिफोर देयर फाइनलाइजेशन, मतलब टाया और स्टैटिक्स होने से पहले ही, पेंट जॉब होने से पहले ही, जब उनकी नॉर्मल वायरिंग हो रही थी तो उन्होंने वायरिंग में ही सोलर को इनकॉर्पोरेट करके सोलर जो है ना वो बेड करा लिया अपने यूज में, मतलब एज एन एसेट। सो एक साइकोलॉजी लोगों में डेवलप हो रही है कि यार ये इसके पैसे वेस्टफुल नहीं है, कि आप एक एसेट है और ये आपकी जैसे वैल्यू फॉर मनी है कि आपके अपने जो घर है, लेट्स सपोज कर जैसे आपने कहा कि कल को बेचते भी है तो उसमें ये एक एडिटिव फीचर है। एडिटिव फीचर है आप घर और के भाई आपके ऐसे घर में हेजल ही नहीं है कि भाई आपको दोबारा लोगों के वेंडर से बात करनी पड़ेगी, फिर सोलर लगाना पड़ेगा, सब कुछ बना बनाया, इवन कि आपका जो बिल है वो माइनस में होगा। बिल्कुल ठीक है। वो कस्टमर आप जिसको भी सेल कर रहे हो उसको भी चीज़ समझ में लगे, अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी, मैं अगर कोई 4-5 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इस चीज़ के तो वो उसका बनता है। ये सेम इन्वेस्टमेंट उस जो सेल कर रहा है उसने भी रिकवर कर लिया और आगे वाले से भी वो थोड़ा सा इंसेंटिव ले सकता है, प्ले कर सकता है कि वर्थ उसकी इंक्रीज होगी करके। तो दैट्स अ प्रीटी मच गुड पॉइंट कि लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने लगा के आपको फ्यूचर में कोई मसला आएगा, इसके फायदे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसका फायदा ये एसेट है, बिल्कुल फैसिव है ये तो। वेल बदर भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करने का, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हमें पॉइंट्स पता चली, काफ़ी मज़ा आया और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। जो भी आपके कोई अगर कमेंट्स वगैरह कोई भी चीज़ हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में एंटर करें ताकि हम नेक्स्ट किसी भी सेक्शन में उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन जॉइनिंग अस। इसके साथ इसको पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।